स्टूडेंट्स, हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर देख रहे थे, जिसमें कि हम लोग को अभी नेक्स्ट जो टॉपिक करना है उसका नाम क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीथेन एंड इथेन। एक बार फिर से हम बता रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप में हम लोग देखे थे कि जो भी ये सब नाम है ये सब लास्ट में होता है। जैसे कि एक कार्बन है तो मिथेनल, मिथेनॉल, मिथेनोइक एसिड, मिथॉक्सी, ऐसे करके मिथेनोन, ऐसे करके मिथेनल। कभी अल मीथ या अल ईथ ऐसे नहीं होता है, फंक्शनल ग्रुप बाद में लिखा जाता है। और दो होता है नाम, एक कॉमन नेम, एक केमिकल। कॉमन नेम क्या होता है, अल्काइल के टर्म में, जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, फिर मिथाइल एल्डिहाइड, इथाइल एल्डिहाइड, ऐसा। और केमिकल नेम एल्केन के टर्म में होता है, जैसे अगर एक सी है तो मीथ हो गया तो मीथेनॉल। क्या होता है बताए भी थे रूल, जो ई हट जाता है और मर्ज कर दो मिथेनॉल, क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप AEIOU से स्टार्ट है तो एल्केन का ई हट जाता है और उसके बाद मर्ज कर दो, एक कर दो, वो नाम इसका हो जाता है। जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये सब ठीक है। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल ऐसे होता है। और एक बात बताए थे कि अगर फर्स्ट ग्रुप में सी है तो वो काउंट होता है। तो जैसे कि इसका नाम क्या था जब हम लोग पढ़ रहे थे, ये है 2 सी है तो ईथ, तो इथेनोइक एसिड, कॉमन नेम एसिटिक एसिड। वैसे अगर मीथ लिखना है तो क्या करें, क्योंकि CH3 तो मीथ होता है, बट ये C तो काउंट होगा, तब तो ये 2 हो गया कार्बन, तो ईथ हो गया। तो C लिख नहीं सकते तो H लिखा जाता है। तो क्या हो गया, एक C को मीथ, मिथेनोइक एसिड, और कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। वही एल्डिहाइड में भी होता है। अगर बोलेंगे हम HCHO है, अगर सपोज HCHO है तो कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड, केमिकल नेम मिथेनल। और अगर CH3CHO है तो कॉमन नेम, जैसे एसिटिक एसिड वैसे एसिटल्डिहाइड, और ये कॉमन नेम, और केमिकल नेम 2 C को होता है तो इथेनल, तो इथेन और अल, तो ई हट गया, मर्ज कर दो इथेनल। क्लियर है। और हमेशा जो फंक्शनल ग्रुप का है वो लास्ट में लिखा जाता है। बट हेलोजन में क्या होता है, हेलोजन में पहले लिखते हैं, जैसे आइडोमीथेन, ब्रोमो इथेन, ठीक है। 4 ही हेलोजन है, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो। तो F फ्लोरो होता है, Cl क्लोरो होता है, Br ब्रोमो होता है, और I आइडो होता है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला लिखते समय बाद में ही लिखते हैं, बट उसको नेमिंग ऐसे करते हैं। ये हुआ केमिकल नेम। कॉमन नेम मिथाइल आयोडाइड, कॉमन नेम में लास्ट में ही लिखते हैं, कॉमन नेम में पहले नहीं, सिर्फ केमिकल नेम में पहले। जैसे इसका कॉमन नेम मिथाइल आयोडाइड, फिर इसका कॉमन नेम इथाइल ब्रोमाइड, और केमिकल नेम ब्रोमो इथेन, ऐसे होता है। क्लियर है, यहाँ तक हो चुका था। तो अब हम लोग को देखना है प्रॉपर्टीज़ मीथेन और इथेन, आई मीन एल्केन का। तो फर्स्ट कंबशन, कंबशन का मीनिंग क्या होता है, ये बात तो कंबशन में क्लियर है कि O2 कंबशन मतलब बर्न करना, तो एयर के प्रेजेंस में ही बर्न करेगा। तो जैसे कि मान लो मीथेन लेते हैं, मीथेन को बर्न करते हैं तो CO2 और वाटर और हीट और लाइट में होता है, आई मीन इवॉल्व। सेम वैसे ही जब हम इथेन को लेके करते हैं कंबशन, आई मीन एयर के प्रेजेंस में, कंबशन का मतलब ही प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या बनता है, सेम CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और हीट और लाइट क्या होता है, इवॉल्व होता है, बाहर निकलता है। बाकी बैलेंस करना है, तो यहाँ पे देखना है हम लोग को कैसे कि बैलेंस कैसे होगा, ठीक है। तो ज़्यादातर बैलेंसिंग जो होता है 6 तक में हो जाता है, जैसे 2 लिखेंगे, 3, 4, 5, 6 तक में हो जाता है। बट कुछ है जैसे कि एक्सेस, अमोनिया एक्सेस अगर है तब वो क्या होता है कि 8 में जाके रिएक्शन बैलेंस होता है। तो ये हुआ। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होना मतलब वहाँ से कुछ निकल जाना। तो ये जैसे है, जब यहाँ पे हम लोग मीथेन लेते हैं और हेलोजन के साथ करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो इसका फिक्स क्या है, एक सी हटते जाएगा और वहाँ पे क्या होगा, H आ जाएगा, और यहाँ पे Cl आ जाएगा, मीन एक Cl यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा और इसका एक H इधर आ जाएगा। तो जैसे CH3Cl, क्योंकि C के पास क्या होता है, C का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, C का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 2,4 हुआ, तो 4 है तो उसका मतलब 4 और चाहिए, क्योंकि कोई भी एटम को ऑक्टेट नंबर करना चाहता है। ऑक्टेट नंबर क्यों करना चाहता है कोई भी एटम, क्योंकि ताकि वो स्टेबल हो जाए, फिक्स हो जाए, परमानेंट वहाँ पे फिक्स रहे। तो ऑक्टेट का मतलब 8, मतलब कोई भी एटम का टेंडेंसी होता है, कैपेसिटी होता है, टेंडेंसी होता है, वो चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास हो जाए। कार्बन के पास कहाँ, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, कार्बन के पास तो 4 है, 2,4, तो उसको और 4 चाहिए। तो जब इससे एक H निकलेगा तो H तो 3 हुआ, तो एक चाहिए तो Cl मिलेगा, ठीक है, क्योंकि Cl हो गया। तो यहाँ पे HCl, मतलब एक H हटते जाएगा, Cl लगते जाएगा, 4 स्टेप में होगा। क्योंकि CH4 में तो कब तक करना है रिएक्शन, जब तक सब H नहीं हट जाए।
और C2H6 लेंगे तो इसका होता है 8 स्टेप, मतलब तब तक रिएक्शन करना है जब तक सब H हट ना जाए। तो ये जैसे फर्स्ट का प्रोडक्ट सेकेंड का रिएक्टेंट, तो फिर सनलाइट का ही प्रेजेंस में फिर एक H हटा तो CH2 और Cl आ गया तो Cl भी 2 हो गया एंड HCl। फिर यहाँ पे CH2 हो गया, Cl2 हो गया, तो क्या हो जाएगा, फिर एक Cl आएगा तो CH2 CH, क्योंकि एक H इसके पास जाएगा तो CHCl3, मतलब H हटते जाना है और Cl लगाते जाना है वहाँ पे, और ये HCl। फिर CHCl3 है तो यहाँ पे Cl2 करेंगे तो क्या बना, ये भी H हट गया तो CCl4 प्लस HCl। ठीक है, Cl ऐड होते जाएगा और H हटते जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट को जैसे हम लोग लिखते हैं इसका केमिकल नेम, तो पहले हेलोजन लिखते हैं तो क्लोरो है तो C1, तो मीथेन, क्योंकि केमिकल नेम एल्केन का टर्म में होता है। अगर इसका कॉमन नेम लिखना है तो मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो है तो डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसी को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, CHCl3 को। ये सब आता है एग्जाम में। फिर यहाँ पे CCl4 का केमिकल नेम 4 है तो 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा, तो टेट्रा क्लोरो, एक C को तो मीथेन, और इसका कॉमन नेम कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन, आई मीन एल्केन का। तो मीथेन का यूज़ क्या होता है, प्रिपरेशन, क्या प्रिपेयर करने में, तो कौन सा कंपाउंड, जैसे मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड और फ्यूल, ये सब को प्रिपेयर बनाने में यूज़ होता है। फ्यूल डेट इज़ ईंधन होता है ना, जैसे LPG में भी फ्यूल होता है। सब LPG में क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है, हम लोग जान रहे हैं ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो जैसे कि फ्यूल, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब बनाने में के लिए मीथेन का यूज़ किया जाता है फ्यूल बनाने में। यूज़ ऑफ इथेन, इथेन का यूज़ कहाँ होता है, तो ये भी वही कंपाउंड सब बनाने में यूज़ होता है। जैसे कि कौन सा कंपाउंड, तो मीथ था इसलिए मिथाइल अल्कोहल, ईथ है तो इथाइल अल्कोहल, इथेन है ना, एसिटिक एसिड, और फ्यूल बनाने में। नेक्स्ट है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्किन और एल्काइन। एल्केन का हम लोग देख लिए, अब एल्किन और एल्काइन का। वैसे फर्स्ट पार्ट में, आई मीन फर्स्ट वीडियो में हम लोग एल्केन, एल्किन, एल्काइन का प्रिपरेशन देख चुके हैं, बट फिर भी हम लोग एक बार फिर से देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का, एक रिडक्शन से कैसे होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे फर्स्ट पार्ट में, फिर हाइड्रोजनेशन देखे थे एल्कीन का। मतलब ये तो बहुत सिंपल है, मतलब H2 लगा के, जैसे अगर एल्काइन में H2 लगाएंगे तो एल्कीन बनेगा, एक स्टेप ऊपर, और एल्कीन में H2 लगाएंगे तो एल्केन बनेगा, है ना। तो यहाँ पर है जैसे ब्यूटेन में H2 कराए तो ब्यूटेन बना, तो एल्कीन में H2 एल्केन, और एल्काइन, सपोज एल्काइन में हम लोग ले लेते हैं C2H2, इसमें अगर हम लोग H2 करते हैं तो क्या बनता है, रिएक्शन वैसे 1 स्टेप में होना चाहिए, एक ही लाइन में, फिर भी अगर नहीं हुआ तो यहाँ हम लोग रफ में कर रहे हैं इसलिए कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या बना, C2H4, मतलब कि एल्काइन को हम लोग H2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्कीन बनता है, और एल्कीन को H2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्केन बनता है। ठीक है, इसी को हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। फिर विच रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, कोल में पढ़े थे, एल्कीन जिसको ओलिफिन बोलते हैं और एल्केन को पैराफिन बोलते हैं, ये सब याद रखने वाली बात है। तो एल्कीन का भी हम लोग देखे थे प्रिपरेशन कैसे होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे एल्काइन का प्रिपरेशन कैसे होता है। एल्काइन का भी प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे कैसे होता है। तो मेन ये बहुत फेमस है कैल्शियम कार्बाइड से, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग फिर से प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ नहीं देखें, सो प्रॉपर्टीज़ देखना है तो प्रिपरेशन को फिर से देख रहे हैं। सो हम लोग देखेंगे क्या, तो प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ एल्किन और एल्काइन का। तो एल्किन का प्रिपरेशन, डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना। डी मतलब रिमूव होना, तो हाइड्रोजन रिमूव होना है। बट यहाँ पे क्या है, डिहाइड्रो हैलोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन के साथ हैलोजन भी रिमूव होगा, हट जाएगा। तो जैसे C2H5Cl, इसको जब हम लोग रिएक्ट करेंगे, मतलब कोई हैलोजन होना चाहिए और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। अल्काइल मतलब डबल से एक ज़्यादा। वैसे भी हम लोग जान रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप के आगे जो ग्रुप होता है वो एल्केन, एल्किन, एल्काइन नहीं होता है, वो क्या होता है, अल्काइल, जिसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप में बताए थे। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, C जितना भी होगा, 1 2 3 4 5 6 जितना भी होगा, H उसका डबल से एक ज़्यादा, तो YL हो गया। जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेक्साइल, ऐसे होता है ना। और इसको रिएक्ट करना है अल्कोहलिक हॉट कॉन्सेंट्रेट KOH के साथ। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉस्टिक पोटास, इसके साथ रिएक्ट करना है। तो बनता क्या है, एल्कीन C2H4, साथ में KCl और वाटर, एक ये हो गया।
और एक है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का रिमूव होना, हाइड्रेशन मतलब वाटर, डी मतलब रिमूव हो जाना, पानी हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा वाटर। कैसे होगा? जब हम लोग इथाइल अल्कोहल, एक ही रिएक्टेंट होगा। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे क्या है? कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होता है हम लोग जान रहे हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन क्या होता है, रिएक्शन का स्पीड रेट को स्पीड को इंक्रीज बढ़ा देता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में इथाइल अल्कोहल जो होता है वो ब्रेक होता है, डिकम्पोज, और क्या बनेगा? एल्कीन। डबल एल्कीन क्या होता है? डबल सी अगर 2 है तो H4 हो गया। C2 अपने मन से नहीं दिए हम लोग, रिएक्टर में देखिए C2 है तो यहाँ पे C2 ही रहेगा, और डबल क्योंकि एल्कीन बन रहा है तो H4 प्लस वाटर। तो वाटर क्या हुआ? रिमूव हुआ। रिमूव मतलब प्रोडक्ट में आ जाना, रिमूव हुआ हट जाना, हट जाना मतलब रिएक्टेंट से हट गया तो कहाँ निकला? तो प्रोडक्ट में निकला। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब है प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। इथाइन का मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं एल्काइन, क्योंकि पहले बोले प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन एल्काइन, तो इथिन यहाँ पे एल्कीन वाला बात हो गया, इथाइन यहाँ पे एल्काइन वाला बात हुआ। तो इसका तो फेमस जो हम फर्स्ट पार्ट में हम लोग देख चुके हैं, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हिंदी में बूझा हुआ चूना बोलते हैं, और साथ में मेन प्रोडक्ट C2H2 बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइन और एसिटिलीन गैस भी बोलते हैं। सो इसको हम लोग एसिटिलीन गैस भी बोलते हैं, इथाइन भी बोलते हैं, C2H2। वैसे C2H4 को इथिन और इथिलीन भी बोलते हैं। क्लियर है? ये सब याद करने वाली बात है। अब हम लोग नेक्स्ट ये था 6 पेज, हम लोग 7th पेज देखेंगे। सो नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथिन एंड इथाइन। प्रिपरेशन तो हम लोग दोनों एल्कीन और एल्काइन का देख लिए, एल्कीन को इथिन के फॉर्म में और एल्काइन को इथाइन के फॉर्म में। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे दोनों का। सो एडिशन रिएक्शन, एडिशन मतलब ऐड करना। डेफिनेटली जैसे C2H2 को H2 के साथ ऐड करते हैं, बट निकेल को कैटलिस्ट लेके तो H2 ऐड हो गया तो क्या हो गया? C2H4। ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तब देखो यहाँ पे C हो गया, 3 और 1 4, खुद का 4 8, कार्बन का खुद का 4 इलेक्ट्रॉन होता है बैलेंस, तो 4 और चाहिए, तो 3 बॉन्ड और एक H के साथ बॉन्ड, तो 3 1 4, खुद का 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया कंप्लीट। वैसे ही जब C2H4 को हम लोग, ये तो इथाइन वाला बात था, मतलब इथाइन का प्रॉपर्टीज। अब इथिन का देखेंगे, अगर C2H4 को एडिशन मतलब ऐड करना, हाइड्रोजन के साथ ऐड करेंगे, सेम कैटलिस्ट निकेल रहेगा तो C2H6 हो गया, तो ये क्या हो गया? इथेन। मतलब एल्काइन को H2 के साथ रिएक्ट करना तो एल्कीन, और एल्कीन को H2 के साथ रिएक्ट करना एल्केन। ये बात याद रखने वाली है, और कैटलिस्ट दोनों में निकेल ही रहता है। अब हैलोजन का एडिशन, हैलोजन का एडिशन मतलब Cl2 ऐड करना है, तो जस्ट अभी हम लोग पढ़े भी थे एल्केन में, सेम वही है। तो यहाँ पे C2H4Cl2 हो जाता है, ऐड हो जाएगा ना, तो C2H4Cl2। नाम क्या होगा? 2 बार क्लोरो रहते हैं, डाइक्लोरो, और 2 को बोलते हैं ईच, तो इथेन। केमिकल नेम इसलिए एल्केन के टर्म में, और ना हैलोजन को पहले लिखा जाता है, सो पहले लिखे हम लोग, 2 है इसलिए डाइक्लोरो इथेन। अगर I2 के साथ करते हैं तो सेम वही बात हो गया। यहाँ पे हम लोग एल्कीन ले लिए थे, एल्कीन मतलब इथिन लिए थे, इसमें हम लोग इथाइन लिए हैं, तो यहाँ पर भी वही बात हो गया, ऐड हो गया, तो C2H2 I2, C2H2 एंड I2। सो एक बार एल्कीन के साथ किए, अब एक बार एल्काइन के साथ रिएक्ट करेंगे हैलोजन का, तो C2H2 Cl2 भी लिख सकते हैं, I2 भी लिख सकते हैं, तो ऐड ही करना है ना, सीधा ऐड हो जाएगा C2H2 I2, तो वही हुआ C2H2 I2। डबल बॉन्ड क्यों हो गया? क्योंकि C के पास 4, इधर से H के साथ 1 इलेक्ट्रॉन 5, इधर से 1 6, तो 2 का ही रिक्वायरमेंट था, तो 2 डबल बॉन्ड। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यूजेस इथिन और इथाइन, एल्कीन और एल्काइन का। तो यूजेस ऑफ इथिन का फर्स्ट प्रिपरेशन पॉलीथीन बनाने में। पॉलीथीन क्या है? पॉलीमर है। ठीक है, पॉलीमर चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, और पॉलीमर जो चैप्टर है वो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टिस्को अप्रेंटिस और कोई भी स्टेट लेवल डिप्लोमा का सिलेबस में है। सो पॉलीमर जब पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में पॉलीथीन के बारे में बताएंगे क्या है। अभी सिर्फ इतना जानते हैं कि इथेन का यूज़ होता है पॉलीथीन बनाने में। सेकेंड यूज़ प्रोड्यूस करने में ऑक्सी इथिलीन फ्लेम फॉर वेल्डिंग मेटल। वेल्डिंग क्या होता है? जब 2 मेटल को हम लोग ज्वाइंट करते हैं तो उसमें जो फ्लेम निकलता है उसमें ऑक्सी एसिटिलीन प्रोड्यूस होता है। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, इथिलीन तो जान ही रहे C2H4 जिसको इथिन भी बोलते हैं। थर्ड क्या होता है? फ्रूट्स सबको पकाने में। एक होता है कि फ्रूट्स जो है वो अपने आप सीजन के साथ पका है, बट एक होता है कि सीजन आया नहीं है लेकिन वो फ्रूट्स हमको मार्केट में दिख रहा मतलब वो पक गया है, तो वो क्या होता है? आर्टिफिशियल रैपिंग, मतलब कि उसको पकाया गया है, तो वो उसको हम लोग वैसा फ्रूट्स को पकाने में हम लोग इथिन का यूज़ करते हैं। इथिन बोलो या इथिलीन, सेम इथाइन या एसिटिलीन गैस सेम है।
अब यूजेस ऑफ इथाइन, फर्स्ट ये ऑक्सी इथिलीन था और ये ऑक्सी एसिटिलीन हो जाएगा। वो जो फ्लेम होता है जब वेल्डिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, मेटल को जब वेल्डिंग करते हैं तो उसमें दो फ्लेम निकलता है, एक ऑक्सी इथिलीन समझ जाएंगे इथिन का यूज़ है उसमें, और ऑक्सी अगर एसिटिलीन निकला तो समझ जाएंगे एसिटिलीन का यूज़ है। सेकेंड, पॉलीमर बनाने में और आर्टिफिशियल रबर बनाने में, रबर भी हम लोग पॉलीमर चैप्टर में देखेंगे क्लियर पूरा डिटेल में। थर्ड, आर्टिफिशियल, ये भी फ्रूट्स को पकाने में यूज़ होता है इथाइन का भी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहे और एक ऑप्शन में इथिन और एक ऑप्शन में इथाइन रहे और दो ऑप्शन जो भी रहे और होता तो दोनों है, तो एक ऑप्शन आपको दिखेगा इथिन एज वेल एज इथाइन, आई मीन ए एंड बी एज वेल एज बी। अगर ऐसा नहीं दिखे तो अलग अलग है, इथिन सेकेंड ऑप्शन इथाइन, फिर थर्ड में कुछ और, फोर्थ में कुछ और, तो हम लोग ये दोनों में फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, तो ये दोनों में हम फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है तो दोनों, तो ये दोनों में हमको फर्स्ट प्रेफरेंस इथाइन को देना है। क्लियर है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बहुत सिंपल है। आइसोमर क्या होता है, जिसका ना फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला आई मीन उसका बनाने का तरीका वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, वैसा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला और उसका प्रॉपर्टीज़ जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, तो उसी को आइसोमर बोलते हैं। और इस फेनोमेना मतलब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बहुत तरह का होता है, एक पोजीशन आइसोमेरिज्म तो उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा एटम का, आई मीन सी और एच का कंपाउंड का। अगर है फंक्शनल आइसोमेरिज्म तो फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो वही रहेगा फॉर्मूला, बस स्ट्रक्चर पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, वैसा कंपाउंड जिसका सेम होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, आई मीन फार्मूला सेम रहेगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और ये फेनोमेना आई मीन इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, अगर एग्जाम्पल देखें तो सपोज ब्यूटेन लेते हैं, ब्यूटेन का फॉर्मूला, ब्यूट मतलब कार्बन 4 है तो C4, अगर C अगर 4 है तो H क्या होगा, डबल से 2 ज़्यादा तो 4 2 8, 8 और 2 10 हो गया। ठीक है, वैसे अगर एक बार हम लिख ही देते हैं कि कार्बन अगर 1 है तो क्या होता है, 2 है तो क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख दिया, अगर कार्बन 1 है तो मीथ बोलते हैं, कार्बन 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रोप, 4 है प्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो यहाँ पे हम लोग मान लो ब्यूटेन को ले रहे हैं, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। तो अगर अरेंज करना है तो क्या होगा, CH3, 4 C पहले लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें 3 होगा क्योंकि ये कार्बन को तो 8 करना है, 4 का खुद का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 4 और चाहिए, 3 और 1 4 तो सिंगल बॉन्ड। अब ये C में कितना लिखेंगे, ये C में अगर हम H3 लिख देते तो 3 और 1 4 और 1 5 और 5 और खुद का 4 9 हो गया, 9 तो होना नहीं 8 होना है, तो हमको यहाँ 2 लिखना है। तो 2 होने से कार्बन 2 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका खुद का इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन का तो 4 2 6 और दोनों तरफ 1 1 बॉन्ड 8 हो गया। इधर भी CH2 CH3 देखो 1 2 3 4 कार्बन भी 4 हो गया और H 3 2 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हम यही रहेगा, बस पोजीशन चेंज कर देंगे, CH2 को कहीं का ब्रांच में ले आएंगे, तो CH3 CH और ये CH3 हम लोग क्या किए, ब्रांच में ले आए, तो ये CH3 हो गया। तो C 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो ये C के लिए 1 2 3 4, ये C के लिए हाइड्रोजन का 3 और 1 4 और खुद का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तो 4 और 4 8। पहले ही बोले कोई भी एटम का टेंडेंसी होता है कि खुद का वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए। तो कार्बन का क्या होता है 2 4 6 होता है ना टोटल एटॉमिक नंबर, तो 4 बार 4 और चाहिए तो 3, ये कार्बन के लिए 3 और 1 बॉन्ड 4 हो गया और खुद का 4 8। ये C के लिए 3 और 1 4 और खुद का 4 8 कंप्लीट है। और एक ये तरीका है, ये 2 तरीका है। ठीक है, ब्यूटेन में ये 2 तरीका ही होगा। तो अगर कोई ब्रांच नहीं है तो हम नॉर्मल बोलते हैं, ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन जो भी होते हैं स्मॉल एन लिखते हैं बस। अगर एक ब्रांच है स्ट्रक्चर में, एक ब्रांच है तो आइसो बोलते हैं, उसके बाद ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन जो भी नाम है वो लिखते हैं। एक और एग्जांपल है तो इसमें 2 ही पॉसिबल है, होता है एक्चुअली में 3 लेकिन इसमें 2 ही पॉसिबल है। एक नियो भी होता है वो नेक्स्ट में आ जाएगा, बट इसमें ब्यूटेन में 2 ही पॉसिबल है। अब जैसे हाँ एक और क्वेश्चन आया जो लास्ट वीडियो में भी बताए थे कि कीटोन मिनिमम 3 कार्बन से स्टार्ट होगा, कैसे तो बताए भी थे। तो मान लो कीटोन का होता है CO, सबसे कम मीथ होता है, उससे छोटा तो नहीं, तो 1 C तो देना ही होगा, इधर भी 1 C तो देना ही होगा मीथ। H 3 होगा, डबल से 1 ज़्यादा, डबल से 1 ज़्यादा, तो C कितना होगा 1 2 3। इसका मतलब कीटोन का फॉर्मूला लिखने में आपको मिनिमम कार्बन 3 होना चाहिए, 3 से कम कार्बन में पॉसिबल नहीं है कीटोन लिखना। ओके, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है।
कि कीटोन के लिए कितना कार्बन मिनिमम चाहिए, जो उससे कम में कीटोन पॉसिबल नहीं है, आया हुआ है। सो यहाँ पे क्या है कि एक हम लोग लिखते हैं पेंटेन का, तो पेंटेन क्या है, पेंट मतलब कार्बन 5 और एच ए ने मतलब डबल से 2 जाते हैं, तो 5 2 जा 10 to 12, तो पहले स्ट्रेट जाएगा C 1 2 3 4 5 और H कितना हुआ 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। स्ट्रेट गया सो नॉर्मल पेंटेन, एक ब्रांच लगा दिए तो आइसोपेंटेन। CH3 क्यों होगा, क्योंकि C के लिए खुद का 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 ये बॉन्ड 5 और ये 3 8, आइसोपेंटेन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर ऊपर भी ब्रांच और वही कार्बन का नीचे भी ब्रांच, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नियो, और पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन जो भी हो, जैसे CH3 और C, ऊपर में CH3 नीचे भी CH3 और इधर तो CH3 खत्म ही रहेगा। मतलब ये एक बात क्लियर हो गया कि स्टार्ट करते हैं अगर हम लोग स्ट्रक्चर तो CH3 से ख़त्म करते हैं CH3, बाकी बीच में CH2 रहता है, और अगर ब्रांच गया तो एक H हट जाता है, तो जैसे एक H हट गया, H2 होता है तो एक H हटा तो एक ब्रांच ले लिया, ठीक है, उसका पोजीशन। तो यहाँ पे अगर एक ही कार्बन का ऊपर भी ब्रांच नीचे भी ब्रांच तो उसको नियो बोलते हैं, और जो भी नाम है। तो यहाँ पे C कितना है 1 2 3 4 5 और H 12 होना चाहिए, 3 3 6 7 8 9 10 11 12, और सब C के पास 8 स्टेबल है, आई मीन 8 इलेक्ट्रॉन है, सो स्टेबल है, तो इसको नियो बोलते हैं, पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन जो भी हो वो नाम देंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या है, सो 3 टाइप का मेन होता है, नॉर्मल, आइसो और नियो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग होमोलोगस सीरीज़, उसके बाद 2-3 टॉपिक और है, जिसके बाद ये चैप्टर आई मीन हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और 2-3 टॉपिक है जिसके बाद ये कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। ओके।